नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने इमैनुअल कांट के बारे में और उनके व्यवहारिक जीवन के बारे में, उनके कुछ दर्शन पर नज़र डाला था और जिस पर मैंने चर्चा की थी उसका पार्ट 1 मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया था और आज मैं उसके पार्ट 2 पे चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म दोनों के बीच बात होगी कि दोनों में क्या अंतर थे और दोनों को इमैनुअल कांट ने क्यों नकार दिया, क्यों इनकी आलोचना करने लगे। तो आइए, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और आइए जानते हैं कि इमैनुअल कांट ने इन दोनों विचारधारा को किस प्रकार से नकारा और क्यों नकारा। दोस्तों, एम्पिरिसिज्म जो होता है उसको कहते हैं अनुभववाद और रैशनलिज्म जो होता है उसको कहते हैं बुद्धिवाद। तो इन दोनों के बीच जो फर्क था, तो एम्पिरिसिज्म जो था, एम्पिरिसिस्ट जो इनके मानने वाले थे उनको एम्पिरिसिस्ट कहते हैं। उसमें जो एम्पिरिसिस्ट थे उसमें आते हैं आपके जॉन लॉक, बर्कले और जो है आपके ह्यूम। तो ये क्या करते थे, एम्पिरिकल स्टडी करते थे, अनुभव के आधार पर। इनका मानना था कि ज्ञान केवल अनुभव के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान का अगर विकास करना है तो हम अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। एम्पिरिसिस्ट का मानना था कि कोई भी ज्ञान केवल उस घटना के घटने के बाद ही हम अपने अनुभव के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। जितने हमारे अनुभव होंगे, जितनी घटनाएं हमारे जीवन में घटेंगी, उन घटनाओं से संबंधित जो अनुभव होंगे उनसे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। इन्हीं को एम्पिरिकल स्टडी कहा जाता था। लेकिन रैशनलिस्ट जो होते थे, यानी बुद्धिवादी जो लोग थे, उनका मानना था कि हमें कोई भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है, किसी भी विषय के बारे में जानने के लिए किसी भी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। हम उस विषय में जानने के लिए अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर सकते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या कि कांट इन दोनों विचारधारा को जो है विरोध किया, आगे चल के इन दोनों विचारधारा को नकार देते हैं। वो अपना एक अलग जो है मिडिल ग्राउंड थ्योरी देते हैं, जिसको क्रिटिसिज्म कहते हैं, इन दोनों की आलोचना करते हुए। दोस्तों, कांट का मानना था कि इन दोनों विचारधाराओं में हम मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है रियलिटी को स्ट्रक्चर करने में। कांट का मानना था कि बौद्धिकता का प्रयोग आप निष्पक्ष ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि उनका मानना था कि मस्तिष्क जो है उसकी एक उम्र है, उसकी एक पैदाइश है, उसका एक विन्यास है जो इन्वायरमेंट या पर्यावरण पर निर्भर रहता है। जैसा हमें पर्यावरण मिलेगा उस प्रकार से मस्तिष्क हमारा जो है नॉलेज को गेन करेगा और वैसे ही जो है स्ट्रक्चर हमारे मस्तिष्क में जो है बनेगा, जिस प्रकार से हमारे आसपास के वातावरण या पर्यावरण में घटनाएं घटित होंगी। तो उनका मानना था कि ये एक लिमिटेड है, सीमित है। कांट आगे कहते हैं कि जैसा आपका मस्तिष्क होगा वैसा नॉलेज वो स्ट्रक्चर करेगा, वैसा ही एक्सपीरियंस स्ट्रक्चर करेगा। कांट कहते हैं कि अगर किसी जगह पे 5 लोगों को एक साथ बैठा दिया जाए और एक चीज के बारे में सोचने को कहा जाए तो सब अलग अलग सोचेंगे। वो 5 लोग अलग अलग सोचेंगे कि 5 का मस्तिष्क अलग अलग है, उनका विन्यास अलग है, उनकी उम्र अलग है, उनकी पैदाइश अलग अलग है। तो इसलिए वो अपने सोचने के क्रम में अलग अलग सोचेंगे और उनमें किसी में समरूपता पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगी। आगे कांट कहते हैं कि जब ये रैशनलिस्ट यानी कि जो बौद्धिकतावादी हैं और जो एम्पिरिसिस्ट जो ये अनुभववादी हैं, ये दोनों लोग जब ये ज्ञान प्राप्त करने की बात करते हैं तो ये जो ज्ञान है ये एक टाइम और जो है एक प्लेस यानी एक समय और स्थान में एक फ्रेमवर्क में होता है, एक फ्रेमवर्क में बंधा होता है। इसके इतर ये ज्ञान जो है प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए एक टाइम और एक जो है एक स्पेस चाहिए। अगर आपको कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो उसको समय और स्थान में परिसीमित करना जरूरी है कि वो कब और कहाँ हुआ था। सीमित समय और स्थान में पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये कांट कह रहे हैं, क्योंकि पूर्ण ज्ञान केवल ईश्वर ही प्राप्त करा सकता है। इंसान के जो है हाथ में नहीं है कि वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाए। इंसान के हाथ में है ही नहीं कि वो सत्य को पहचान पाए पूर्ण रूप से। इसलिए कांट ने कहा है इसके लिए एक टाइम और एक जो है स्थान जरूर निश्चित होना चाहिए किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए।
कांट कहते हैं कि सामान्यतः संसार या दुनिया को दो रूपों में देखा जाता है। पहला जो हमें दिखाई देता है, जैसे नदी, पहाड़, आसमान, पानी या कोई भी वस्तु, जिसको हम देखकर अपने इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसे ही यहीं से कार्य कारण सिद्धांत स्थापित होता है। और जैसे कि हमें किसी पेड़ के बारे में जानकारी देना है तो हम कहेंगे पेड़ हरा है, पानी के बारे में कहना है तो हम कहेंगे पानी जो है सफेद है, या आसमान हमें नीला दिखाई दे रहा है। लेकिन कांट का कहना है कि ये इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, ये जो है पूर्ण ज्ञान नहीं है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के आंख पे नीला, पीला या लाल कलर का चश्मा पहना दिया जाए तो वो व्यक्ति अपने चश्मे के अनुसार ही दुनिया के बारे में, संसार के बारे में ज्ञान देने की कोशिश करेगा। किसी भी चीज को उस कलर के अनुसार ही देखने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके आंख पे एक विशेष प्रकार का चश्मा लगा है, तो उसको हटाने की जरूरत है। उसके पीछे सत्य छुपा है जो उसे दिखाई नहीं देता है। इसलिए कांट का कहना है कि इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान सत्य नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो जो है अपने चश्मे के आधार पर संसार या दुनिया को समझने की कोशिश करेगा, उसी के आधार पर अपनी बात करेगा, और जो कि वास्तविक ज्ञान नहीं है। कांट का मानना था कि ये जो संसार है या दुनिया है, यह स्वयं में बहुत कुछ है, असाधारण प्रवृत्ति का है, जिसको पूर्ण रूप से समझना या इसका ज्ञान प्राप्त करना संभव ही नहीं है। फिर चाहे वो एम्पेरिसिस्ट हो, यानी कि अनुभववादी, या फिर रेशनलिस्ट हो, या फिर बुद्धिवादी या बौद्धिकतावादी, इन दोनों में जो मस्तिष्क है हमारा, वो समय स्थान से सीमित है। तो इसलिए जो है हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना इन दोनों के आधार पर जो है संभव नहीं है। तो फिर अब बात आती है कि जो इस लोक में रहते हुए पारलौकिक ज्ञान किस तरीके से प्राप्त किया जाए, यानी इस लोक में रहकर हम पारलौकिक ज्ञान, इस संसार या दुनिया से परे ज्ञान को किस प्रकार से प्राप्त कर पाएंगे। तो कांट का कहना है कि जब कोई व्यक्ति या जब कोई इंसान अपने कार्य को करते हुए या अपने कर्तव्य को करते हुए लाभ हानि के भावना से ग्रसित नहीं होगा, यानी लाभ हानि के बारे में नहीं सोचेगा, वो नैतिकता पूर्वक जो है अपने कार्य को करेगा, अपने कर्तव्य को करेगा, तो उसे स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी वहां पर, और वो उस पारलौकिक ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा। यानी उसमें नैतिकता का प्रयोग करेगा, जब वो लाभ हानि के बारे में नहीं सोचेगा कोई भी कार्य करते वक्त, तो वो जो है उसे पारलौकिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आगे कांट का कहना है कि हम किसी भी चीज को इसलिए सत्य नहीं मान लें कि वो चीज ईश्वर कह रहा है या वो चीज कोई धर्म कह रहा है। हम उसे अपने बौद्धिकता के आधार पर सत्य मानेंगे। जब हमारी बौद्धिक क्षमता उसे सत्य ठहराएगी तब हम उसे सत्य मानेंगे। अब प्रश्न उठता है कि हमारी बौद्धिकता कैसे निर्धारित करेगी कि ये बात सत्य है, ये चीजें सत्य हैं कि नहीं है। तो कांट का कहना है कि हमारी बौद्धिकता जो है वो निर्धारित करेगी कि किसी भी कार्य कर्तव्य में, एक चीज में हमारा स्वार्थ कितना है। हमारा स्वार्थ तो नहीं है, हमारा कोई निजी हित तो नहीं है। हम कोई भी कार्य या कर्तव्य अपने निजी हित के लिए तो नहीं कर रहे। हम अपने निजी हित को, स्वहित को त्याग कर सार्वभौमिक हित यानी मानवीय कल्याण को ध्यान में रखकर अगर कोई कार्य या कर्तव्य को करते हैं, किसी चीज को संपन्न करते हैं, तो वो जो है सत्य की तरफ ले जाएगा, हमें सत्य के ज्ञान की तरफ हमें ले जाएगा। तो कांट का बिल्कुल निश्चित जो है वक्तव्य है कि जो है हम कोई भी कार्य अपने स्वहित के लिए ना करें, अपने निजी हित के लिए ना करें, बल्कि मानवीय कल्याण को ध्यान में रखते हुए करें। इस प्रकार की सोच हमें सत्य की दिशा की ओर ले जाएगी। और कांट का कहना है कि कोई भी कार्य हमें उसके परिणाम के आधार को ध्यान में रखते हुए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नैतिकता को निर्धारित करना संभव नहीं है। और कोई भी कार्य और को करने के लिए नैतिकता और कर्तव्य से प्रेरित होकर उस कार्य को करना चाहिए, जो केवल स्वयं के हित के लिए ना हो, स्वहित के लिए ना हो, जबकि सार्वभौमिक हित के लिए हो, यानी मानवीय कल्याण को ध्यान में रखते हुए किया गया हो। दोस्तों, कांट जो है वो व्यक्ति को केंद्र में रखकर चिंतन कर रहे हैं और
उनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को उसके नैतिकता और उसके कर्तव्य, उसके नैतिक चुनाव को निर्धारित करने का बहुत ज़्यादा अधिकार होना चाहिए, जिससे वो अपने नैतिक और अपने कर्तव्य को निर्धारित कर सके। दोस्तों, कांट का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति या मनुष्य या इंसान दो तरीके के आदेशों से नियंत्रित होता है। वो आदेश, जिसमें पहला आदेश है कल्पित आदेश, जिसे हाइपोथेटिकल इंपरेटिव कहते हैं। अब हाइपोथेटिकल इंपरेटिव क्या है? जिसे मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे मुझे क्रिकेटर बनना है, तो मैं क्या करूंगा कि मुझे ये बताया जाएगा कि इस तरह के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप इस विशेष प्रक्रिया से गुजरेंगे, तब जाके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये हाइपोथेटिकल इंपरेटिव है। तो अब मुझे अगर क्रिकेटर बनना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं विशेष प्रकार से बैट, बॉल और पिच पे जाऊंगा, ग्राउंड पे जाऊंगा, जिससे मैं प्रैक्टिस करूंगा अगर मुझे प्रॉपर क्रिकेटर बनना है तो उस तरह से करूंगा। अगर मुझे क्रिकेटर नहीं बनना है तब मुझे उस विशेष प्रक्रिया से गुजरना नहीं है, उस विशेष प्रक्रिया से को जो है अचीव नहीं करना पड़ेगा, उतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए कांट का मानना है कि ये कंडीशन लगाता है, ये लोगों पे शर्त लगाता है। हाइपोथेटिकल इंपरेटिव, कल्पित आदेश जिसे हम कहते हैं, वो लोगों पर जो है क्या करता है, शर्त लगाता है, कंडीशन लगाता है कि आपको अगर ये करना है तो ऐसा करना पड़ेगा, आपको इतना बड़ा बनना है, इतना महान क्रिकेटर बनना है या इतना बड़े पद पे जाना है तो आपको इतना बड़ा काम करना पड़ेगा। आपको अगर ये पद पे नहीं प्राप्त करना है, ये क्रिकेटर नहीं बनना है, तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने की। आप घर में भी अपने क्रिकेट खेल सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं। तो ये हाइपोथेटिकल जो है इम्परेटिव की बात कांट कहते हैं, और भी कांट इसका विरोध करते हैं। कांट कहते हैं कि हाइपोथेटिकल इम्परेटिव हमें कंडीशन लगा के हमको नियंत्रित करता है, यानी कल्पित आदेश आप पर शर्त इस प्रकार से लगाता है, अगर समाज शर्त लगाता है तो वो नैतिक नहीं होगा। कोई अगर आप पे कंडीशन लगा देता है कि आपको ये करने के लिए ये करना है, तो कांट उसे नैतिक नहीं मानते हैं, इसलिए कांट इसका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि तो नैतिक क्या है, यानी नैतिकता का निर्धारण कैसे हो? तो आगे कांट कहते हैं कि कैटेगोरिकल इम्परेटिव ऑफ ड्यूटीज जो होती है, ये हमें नैतिकता का निर्धारण करना सिखाती है, अपने कर्तव्य को जो है किस प्रकार करना है ये सिखाती है। अगर कोई भी कार्य कैटेगोरिकल इम्परेटिव ऑफ ड्यूटीज से जो है विनियमित होकर जो है निकलेगा, तो वो जो है कार्य जो है नैतिक होगा। अब बात आती है कि कैटेगोरिकल इम्परेटिव ऑफ ड्यूटीज है क्या? तो कांट एक्सप्लेन करते हैं कि जब स्वयं के हित को त्याग करके, यानी स्वहित को त्याग करके कोई भी कार्य नैतिकता से ओतप्रोत होकर, नैतिकता की भावना से ओतप्रोत होकर कोई भी कार्य किया जाता है, तो वो कार्य कहा जाता है कि आपने अच्छा कार्य किया, जिसे ही कांट कैटेगोरिकल इम्परेटिव कहते हैं। दोस्तों, आगे कांट जो है दो बहुत इम्पोर्टेंट जो है अपने प्रिंसिपल या सिद्धांत देते हैं, जिसमें पहला है सार्वभौमिकता का सिद्धांत जो है, यानी यूनिवर्सल प्रिंसिपल। इसमें कांट कहते हैं कि एक जगह की जो नाइंसाफ़ी है, एक जगह पर होने वाली जो नाइंसाफ़ी होती है, कोई भी कार्य अगर एक जगह हो रहा है तो उसका प्रभाव जो है पूरी दुनिया पे या पूरी धरती पे, पृथ्वी पर हर जगह पड़ता है। तो उनका मानना है कि अगर एक जगह कोई नाइंसाफ़ी है तो पूरी दुनिया पर उस नाइंसाफ़ी होने का प्रभाव उसका पड़ेगा। उनका मानना है कि सार्वभौमिकता के सिद्धांत के आधार पर नैतिकता का निर्धारण किस प्रकार करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर जैसे कि भूखा है, मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति अगर किसी को भूख लगी है तो अपनी भूख मिटाने के लिए अगर वो चोरी करने लगे कि हमको भूख लगी है तो मैं चोरी करके खाना खा लूँ या अपना भोजन प्राप्त कर लूँ, तो वो नैतिक कार्य नहीं है, क्योंकि वो हर जगह किसी को जब भूख लगेगी तो वो चोरी करेगा, वो अपने कर्तव्य कार्य को, अपने कर्तव्यों को पूरा करके उसको प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेगा, वो चोरी करके प्राप्त करेगा। तो इसलिए कांट कहते हैं सार्वभौमिकता के सिद्धांत के अनुसार कोई भी कार्य अगर एक जगह, कोई भी गलती ये एक जगह होती है तो वो पृथ्वी पर हर जगह होने की उसकी संभावना रहती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमसे गलतियां या हमसे जो है अहित कम से कम हो। दूसरा जो है सिद्धांत जो कांट देते हैं वो है
जो है मानवीय सिद्धांत जो है। मानवीय सिद्धांत में कांट कहते हैं कि हमें मानवता के प्राणी के रूप में सभी को मानना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को साधन के तौर पर उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने स्वहित के लिए किसी व्यक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को साध्य के आधार पर प्रयोग करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जो है अपने फायदे के लिए प्रयोग ना करें, अपने केवल स्वहित के लिए प्रयोग में ना लाएं। ये जो है नैतिक नहीं है, क्योंकि ये कैटेगोरिकल इम्परेटिव और ड्यूटी के खिलाफ है। आगे कांट कहते हैं कि अगर सार्वभौमिकता का सिद्धांत और मानवीय सिद्धांत का प्रयोग एक साथ होगा तो वो कैटेगोरिकल इम्परेटिव ऑफ ड्यूटीज के जो है समर्थन में होगा, उसके सपोर्ट में होगा। तो कोई भी कार्य हमें सार्वभौमिकता और मानवीय सिद्धांत के को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए, वही एक नैतिक रास्ता है। दोस्तों, कांट जो है फ्रीडम और स्वतंत्रता की आगे बात करते हैं। उनका मानना है कि राज्य को या गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, उसको प्रोटेक्ट करके रखे, प्रोटेक्शन दे, उसको संरक्षित करे। और कांट का कहना है कि कोई भी जो है व्यक्ति वो अपने आप को रेशनल तरीके से यानी रेशनल चॉइस के आधार पर, नैतिक चुनाव के आधार पर स्वतंत्र कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने विवेक और नैतिक चुनाव के आधार पर अपने ऊपर कानूनों को बनाकर, नियमों को बनाकर आरोपित करें। सभी व्यक्ति जो आरोपित करें तो क्या होगा, उससे जो है आप स्वतंत्र रहेंगे और स्वतंत्रता को महसूस करेंगे। और यही जो है उनका जो है नैतिक स्वतंत्रता होगी जो है लोगों की, ये कांट का कहना है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने ऊपर नैतिक रूप से दबाव में रहकर स्वतंत्र रहेगा तो वो उसकी जो है वो कोई गलत काम नहीं करेगा, कैटेगोरिकल इम्परेटिव ऑफ ड्यूटी के खिलाफ नहीं जाएगा, और ये उसकी जो है नैतिक स्वतंत्रता कही जाएगी। तो दोस्तों, ये था कुछ कांट का जो है कैटेगोरिकल इम्परेटिव ऑफ ड्यूटीज यानी नैतिकता का सिद्धांत था इनका जो है। इनका फ्रीडम का सिद्धांत, सार्वभौमिकता का सिद्धांत और मानवीय सिद्धांत जो है किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार से इन्होंने उसका प्रयोग करने को कहा। तो उम्मीद है आपको कुछ कांट के बारे में जो है, दर्शन के बारे में, उनके जो है बहुत कुछ जो है समझने को मिला होगा और जानकारी मिली होगी कि कांट किस प्रकार से जीवन दर्शन में अपने जीते थे और किस प्रकार से लोगों को जो है जीने को बताते थे, अपना अलग वक्तव्य देते थे उनको। तो आज का वीडियो इतना ही था और आज का वीडियो लंबा हो गया काफ़ी, और इसको यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं। आगे फिर कभी नए वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में।